Hello friends, how are you? Welcome to Indra Civil Services with Anuj Patel। हम लोग CSC, UPSC, CSC 2020 मेंस 2021-22 अन्य आने वाली परीक्षाओं के संदर्भ में और स्टेट कमीशन UPPCS अन्य PCS परीक्षाओं के संदर्भ में और वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक NCERT की जो श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला में हम लोगों ने सोशल साइंस के पहले पार्ट में पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत एक जो है प्रोग्राम शुरू किया था इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत। तो हम लोग पॉलिटी में क्लास 9th की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें देख रहे थे पॉलिटी की पाठ्य पुस्तक में हम लोग ये देख रहे थे कि इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मेंस की आंसर राइटिंग ध्यान रखते हुए और पीटी के क्वेश्चन को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हम लोग इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। छठे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों को क्या कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा, हम लोग ऑडियो पे ही काम चला लेते हैं आज। चलिए, ये लोकतांत्रिकी राजनीति भाग 1 है, क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है, इसे देख सकते हैं। क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है राजनीति विज्ञान की। इसमें हम देखेंगे जो चैप्टर 3 स्टार्ट किए थे, तो संविधान निर्माण की बात कर रहे थे। तो संविधान निर्माण में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे संविधान का निर्माण हुआ है और किन किन बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, चाहे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी एक्ट पास हुए हों, चाहे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, चाहे फिर विश्व के अन्य संविधानों से कोई चीजें ली गई हों और हमारे जो है प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक मूल्यों को भी शामिल किया गया है इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसके दर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पार्ट 6 है भारतीय संविधान का निर्माण। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में ये भारत की संविधान की उद्देशिका है। विश्व के लिखित जो भी संविधान है उनमें लगभग सभी की एक प्रियम्बल है, उद्देशिका है। उद्देशिका उस संविधान की कुंजी होगी, उसे सार कहेंगे संविधान का, उस संविधान का दर्शन कह सकते हैं। तो अलग अलग बात हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संविधान को लिखते वक्त भारत के संविधान की क्रक्स को भारत की प्रियम्बल में उकेरा है, उतारा है। आप देखेंगे कि किन किन बातों को समाहित किया गया है। आप देख सकते हैं लगभग सभी धाराओं में जो चीजें लिखी गई हैं उनको एक सार रूप में, कुछ एक कुंजी के रूप में, एक आत्मा के रूप में कह सकते हैं, उसे प्रियम्बल में उतार दिया गया है। तो हम देखेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आप इसमें देखेंगे हम इसमें पिछले चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन से जो है 42 में संविधान संशोधन के तहत चीजें जोड़ी गई थी। आप देख सकते हैं इन चीजों को, ये सब की इसमें आपके न्याय की बात की गई, न्याय कितने प्रकार के हैं, और आपकी स्वतंत्रता की बात की, आपकी स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की हैं जो आप करते, और समता की भी बात आपको देख सकने मिल सकती है। तो समता की बात की गई है और आपके संप्रभुता की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष ये सभी आपको आपके संविधान की धाराओं में दिखेंगे। अब हम आगे बात करें दर्शन के बाद, तो देखेंगे जो है संस्थाओं का स्वरूप कैसा है। तो भारतीय संविधान के संस्थाओं का स्वरूप देख सकते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी संविधान बनाए जाते हैं वो सिर्फ उनके मूल्य और दर्शन भर नहीं है, इनमें क्या होता है, इनकी संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस जो इसमें डेवलपमेंट किए गए धाराओं के तहत। आप देखेंगे भारतीय संविधान में कहीं पे आप देख सकते हैं
तो आप संस्थाओं का नाम ले सकते हैं, भारतीय संसद का नाम ले सकते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभाओं का नाम ले सकते हैं इनके सब पार्ट के रूप में, आप चुनाव आयोग का नाम ले सकते हैं, आप अन्य जैसे यूपीएससी जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो है संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग होते हैं उन्हें जैसे स्टेट कमीशन होते हैं, तो ये भी आपकी एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग हुआ, ठीक है, आपकी एक संवैधानिक संस्था है। इसी तरीके से आपकी न्यायपालिका है। तो ये सभी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूशंस भी क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन के तहत हम इनको भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और इनको भी हम भारतीय संविधान कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके संविधान का हिस्सा है। आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में, और जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, अधिकांश हिस्सा कहीं इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे जब भी किसी नए धारा में या सब क्लास जोड़ा जाता है या किसी नए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, तो भारतीय संविधान में या विश्व के अन्य संविधानों में क्या होगा, बदलाव किया जाएगा, संवैधानिक संशोधन होगा। हर देश की संवैधानिक संशोधन व्यवस्था अलग अलग तरीके की है। अपने यहाँ संवैधानिक संशोधन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं, सामान्य, विशेष, और आप देखेंगे अलग अलग टाइप के आपके जो है संवैधानिक संशोधनों को नाम दिया गया है। तो इनकी बदलाव की जरूरत पड़ती है तो संविधान में क्या होगा, संशोधन किया जाएगा। आप देखेंगे भारतीय संविधान के तहत उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या हुआ था, संशोधन किए गए थे। तो दर्शन में कुछ शब्दों को और जोड़ा गया, जिससे क्या हुआ, व्यवस्थाओं को सही रूप से संचालन हो सके, उन इंस्टीट्यूशंस का, अपने इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से काम कर सकें, लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उचित प्रकार या सही तरीके से प्राप्त हो सके, या हम कह सकते हैं उनकी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का दोनों सही तरीके से निर्वहन हो सकें। समता की बात करें तो समता उनको उचित तरीके से, समानता का भाव जो है उनकी आत्मा में अंतर्निहित जो लग रहा है कि हमारी ये समानता होनी चाहिए, उन्हें उस समानता का प्रतिनिधित्व या व्यक्त करने को मिल सके। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन संविधान संशोधनों को जरूरत पड़ने पर संविधान की में बदलाव करने के लिए किया जाते हैं या किए जाते हैं। देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं को लगा कि इससे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा, संशोधन की बात हो रही है कि ये लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलने चाहिए, समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संविधान जिस समय लिखा गया था उस समय की देश काल की परिस्थितियां कुछ और थी। उनकी समय, उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिखा, आने वाले समय को भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए लिखा, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के आधार पर भी वो काम करता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इतनी जगह छोड़ रखी है भारतीय संविधान में कि समय के साथ साथ भारतीय संविधान में अगर जरूरत पड़े, बदलाव हो सके, तो बदलाव संवैधानिक संशोधन के द्वारा हो और उसमें क्या हो, लोग उचित कानूनी प्रक्रिया या संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा संवैधानिक संशोधन हो, जिस प्रकार के संविधान संशोधन हो। और साथ में ही आप देखेंगे जब से 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की जो संस्था केशवानंद भारती के मामले में डेवलप हुई थी, उस मामले के बाद ये भी न्यायपालिका ध्यान रखेगी कि संविधान का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, और ये तय करेगा वो समय आने पर संवैधानिक संशोधनों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर ये न्यायपालिका बताएगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स में बदलाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सभी चीजें हमारी न्यायपालिका पर निर्भर हैं। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानूनों के रूप में नहीं देखा, इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा, और इन बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जिन्हें जो भी संवैधानिक संशोधन है, ठीक है, आपका संविधान है, आओ पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा कि अगर समय के साथ
इसमें कुछ बदलाव हो तो बदलने की आवश्यकता पड़े, लोगों की मांग के अनुरूप, लोगों को जरूरत पड़ने के अनुरूप प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से जो है लोकतांत्रिक नेता संसद में बैठकर, ठीक है, संसद संवैधानिक कानूनों में समय समय पर बदलाव कर सकें, अमेंडमेंट हो सकें। आप देखते हैं कि नई सरकारों का गठन होता है, वो कानूनों और संवैधानिक संशोधनों के द्वारा लोगों को नए नए कानून, नए नए अधिकार देते हैं। आप देखेंगे अभी हाल ही में, ठीक है, आपको क्या हुआ, आपको निजता के अधिकार के तहत आपको मूल अधिकार मिला, तो आपके क्या हुआ, संविधान संशोधन द्वारा आपके मूलाधिकार में एक अधिकार और जुड़ा। इसी तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन डेवलप किए गए, तो आप देखेंगे डीपीएसपी में भी बदलाव किए गए, क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो 20 कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन होंगे तो उनमें बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ी। तो आपको कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में आपको इंस्टीट्यूशन जो है दिए गए। तो आप देख सकते हैं ये सभी संवैधानिक संशोधनों के जरिए हो सकता है। समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी था। इन बदलाव को जो है भारतीय संशोधन या बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं की बड़ी कानूनी भाषा में दर्जा दिया गया है। आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे सामना मुश्किल लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा क्या इसमें मुश्किल लगेगा समझना। तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं यहाँ समझना लिखा है, लेकिन ये आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ और लिखा हुआ है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि संविधान ने संस्थागत बदलाव को बड़ी कानूनी, ठीक है, और कानूनी भाषा में दर्ज किया है। आप देखेंगे कहीं कहीं पर जो है, आप जब मूल अधिकारों की बात करेंगे तो मूल अधिकार शुरू होने से पहले राज्य की परिभाषा कानूनी रूप से दी गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे भारतीय संविधान में जब डीपीएसपी की शुरुआत होती है तो डीपीएसपी की शुरुआत से पहले आपको मिलेगी क्या, राज्य की परिभाषा। सब पूरे संविधान में सिर्फ 2 ही जगह राज्य की परिभाषा आपको दिखाई पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पीटी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। आप देखेंगे आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसकी भाषा आपको क्या लगेगी, कठिन लगेगी, या इसके आर्टिकल, इसकी धाराओं को आप समझने लगेगा कि ये क्या है। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाएंगे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ये कुछ उसी तरीके से है कि जैसे जैसे जितनी बार आप संविधान को पढ़ेंगे उतनी बार इसमें आपको नए नए चीजें समझ में आएंगी। और हमारी न्यायपालिका भी समय के साथ साथ इनमें क्या है, अपने संवैधानिक विशेषज्ञों, अपनी जुडिशरी के माध्यम से नई नई चीजों को समझती है और उन पे कानूनी न्याय देती है। तो आप देखेंगे एक ही कानून में, ठीक है, कोई वही जुडिशरी या वही न्यायपालिका कहेगी पहले कि जो है प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है, लेकिन आगे चल के वही जुडिशरी फिर कहेगी कि प्रियम्बल संविधान का भाग है लेकिन महत्वपूर्ण भाग नहीं है, तो ऐसे कहेगी। तो यही सब चीजें होती हैं। तो आप देख सकते हैं आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। आप देखेंगे फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी वे नियम बताते हैं जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और किसके बारे में फैसले लेगा, और साथ ही संविधान नागरिकों को क्या करेगा, संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए संरक्षण रेखा तय कर देता है और इस सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप देख सकते हैं संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हर संविधान का एक बुनियादी या संस्थाओं का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे वर्किंग करेंगे, उनके क्या एरियाज हैं, उनकी क्या पावर्स हैं और संविधान के तहत उन्हें कौन कौन से दायित्व और अधिकार दिए गए हैं। उन्हीं अधिकार और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए आप किसी इंस्टीट्यूशंस के एरियाज को समझ सकते हैं, उसके, ठीक है, दायित्वों को समझ सकते हैं और आप उससे अपने अधिकारों या मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी वे नियम बताते हैं। तो भारतीय संविधान क्या है, आपको नियम बताते हैं कि नियम क्या है, वो धाराएं हैं जो लोगों के लिए बने हुए हैं, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाए गए हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि यही नियम या धाराएं आप देखेंगे कि लोग, जिन संविधान विशेषज्ञों ने या संविधान सभा की समिति ने बनाए थे या संविधान सभा के जो है सदस्यों ने
जो नियम बनाए उन्हें कानूनी रूप दिया, संविधान में सम्मिलित किया, तो ये संवैधानिक हो गए। आप देखेंगे जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। अब यहाँ हम बात कर सकते हैं कि हमारी संविधान में सरकार का चयन कैसे होगा, सरकार के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सभी संवैधानिक रूप से दिए गए हैं। संवैधानिक रूप से आप देखेंगे इस पे कानून बने हैं और प्रतिनिधिक लोकतंत्र के तहत हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और संसद में वो लोग बैठते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, हमारे जो है अधिकारों और मांगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं, योजनाओं का निर्माण करते हैं और आप तक लाभ पहुंचाते हैं कि किसके पास कितनी शक्ति होगी। अब आगे बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें भारतीय संविधान में कि किसके पास कितनी शक्ति होगी। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी पावर्स हैं, अपने अधिकार हैं, वही उनके उत्तरदायित्व भी हैं। ठीक है, जहां शक्ति होगी वहां उत्तरदायित्व अवश्य होंगे, जहां अधिकार हैं वहां उत्तरदायित्व होना निश्चित है। आप इतना याद रखें कि जिस इंस्टीट्यूशंस को पावर दे दी गई है उनको उत्तरदायित्व दे दी गई है। वही उसी तरीके से कि एक हाथ में अगर आपको अधिकार दिए गए हैं तो दूसरे हाथ में आपको उत्तरदायित्व थमा दिए गए हैं कि आपके ये उत्तरदायित्व हैं, ये अधिकार हैं, आप इन पावर्स या इन शक्ति का प्रयोग करते हुए इन उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। और देखेंगे कौन किस बारे में फैसला लेगा, ये सभी आपके संविधान में लिखित है। न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका नहीं करेगी, विधायिका का कार्य कार्यपालिका नहीं करेगी, और क्या है कि कार्यपालिका विधायिका का कार्य नहीं करेगी। चुनाव आयोग का कार्य न्यायपालिका नहीं करेगी, न्यायपालिका चुनाव आयोग का कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो सबके अपनी लिमिट्स हैं, अपने एरियाज हैं, सब एक दूसरे के तहत क्या करेंगे, उत्तरदायित्व को फंस लेते हुए सामूहिक जो है एक दूसरे के साथ सहयोग या कोऑपरेटिव करते हुए आप देखेंगे इसमें कि साथ ही संविधान नागरिकों को क्या कुछ स्पष्ट अधिकार भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ मूल अधिकारों के साथ बात हो रही है, साथ में आप देखेंगे सरकारों के भी अधिकारों का बात की गई है। तो आप देखेंगे डीपीएसपी में सरकार को क्या दिए गए हैं, सरकार के नैतिक उत्तरदायित्व दिए गए कि आप इन पे कानून बनाए, लोगों के लिए कार्य करें। आप देखेंगे सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। जब संविधान में नागरिकों के अधिकार की बात होगी तो अधिकार मूल अधिकार के रूप में देखेंगे। मूल अधिकार व्यक्ति को जन्म होने के साथ ही कुछ मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस प्राकृतिक अवस्था में उसे कुछ मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, सामाजिक अधिकार मिलते हैं समाज में रहने के बाद, ये सभी मूल अधिकारों के रूप में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम देखेंगे सरकार के लिए ये लक्ष्मण रेखा है, मतलब सरकार और राज्य को क्या है, अधिकार, नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं वो नकारात्मक हैं। किसके लिए, राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध। वहां लक्ष्मण रेखा तय है कि आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारी न्यायपालिका वहां अपने बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उन्हें बताएगी कि आप इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। हम आगे बात कर सकते हैं। इस तरीके से देखेंगे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में संस्थाओं का जो स्वरूप है कैसा है, ऐसा होना चाहिए। और हम इसमें अगर थोड़ी आगे चर्चा करें तो देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो भी संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व और उनके पावर्स जिसे कहते हैं शक्तियां, उनके एरियाज सभी कुछ जो है निर्धारित हैं। और निर्धारित होने के साथ उन्हें एक दूसरे के साथ क्या है, शक्ति पृथक सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर का भी इसमें क्या है इम्प्लीसिट है। दूसरा आप देखेंगे कि एक वर्ड आपको जिसे बोलते हैं कि इसमें एक दूसरे के अधिकारों को भी ध्यान में रखता है, एक दूसरे के सहयोग की बात करता है। तो कोऑपरेटिव का भी आपको इंस्टीट्यूशन दिखेगा, एक दूसरे का कोऑपरेटिव भी हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए अपने संविधान को क्या बोला जाता है, सामूहिक जो है कोऑपरेटिव बोला भी जाता है कहीं कहीं। तो इसे देख सकते हैं आप। इसके तहत ही हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब इसमें हम कुछ बात करें इसके टर्मिनोलॉजी या शब्दावली की, तो रंग भेद की बात करेंगे। तो रंग भेद आप जब भी पढ़ेंगे तो दो जगह आपको दिखाई पड़ेगा। एक जगह आपको विश्व में देखेंगे तो यूरोपियन बनाम, ठीक है, विश्व के अन्य देश,
ऐसे देख सकते हैं। पहला नाम आप देख सकते हैं, रंगभेद में दक्षिणी अफ्रीका में आता है, जहां गोरी चमड़ी, रंगीन चमड़ी और अफ्रीका के मूल निवासियों की चर्चा होती है। तो दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने 1948 से 1989 के बीच में काले लोगों के साथ साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था की बात की है। अगर बात करें इसी रंगभेद के तहत, तो आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में भी, वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी क्या हुआ था, रंगभेद नीति के तहत लोगों को क्या हुआ था, जो है काले और गोरे के बीच में सरकारों का गठन हुआ था और अत्याचार हुए थे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जो है वहां के जो मूल निवासी, जिन्हें अबॉर्जिनिस बोला जाता है, अबॉर्जिनिस, तो उनके लिए भी क्या था, रंगभेद की नीति चलाई थी। तो आप देख सकते हैं कि किसी धारा क्या होती है, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, जिसे अनुच्छेद कहते हैं। भारतीय संविधान में जिन धाराओं का निर्माण किया गया है, जिन कानूनों का निर्माण किया गया है, वो धाराओं के रूप में है, उन्हें ही हम आर्टिकल या अनुच्छेद बोलते हैं। संविधान की बात बोलेंगे, देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी भी राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। आप देख सकते हैं, देश का सर्वोच्च कानून, इसमें किसी भी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। तो संविधान क्या होता है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। किसी भी देश की राजनीति और उस समाज को चलाने वाले मौलिक कानून उसमें धाराओं के रूप में, अनुच्छेद के रूप में लिखे गए होते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। और संविधान संशोधन की बात करेंगे तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश की संविधान में किया जाने वाला बदलाव, ठीक है, तो संविधान संशोधन कह सकते हैं। भारत में ये काम भारतीय संसद द्वारा होता है। आप देखेंगे संविधान सभा की बात होगी तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जिसे संविधान लिखने का काम करती है। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा में प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य भारतीय संविधान सभा में बैठा था, और जिसे हम संविधान सभा बोलते हैं। और ऐसा वो डायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। आप देख सकते हैं उन्हें, क्योंकि उस समय मताधिकार का प्रयोग हर तक सीमित था, तो सभी तक सीमित नहीं था, सभी तक क्या था, नहीं पहुंचा था। 1937 में जो चुनाव हुए थे, उन्हीं चुनाव को आधार मानकर उनमें से क्या हुआ, प्रत्येक 10 लाख पर क्या हुआ था, पूरे देश की जनता को जो है 10 लाख की जनसंख्या पर, चाहे वो देसी रियासत हो, तो देसी रियासतों के जो राजा थे वो संसद अपनी संविधान सभा में बैठे थे। उसी तरीके से आप देखेंगे जो 1937 में जो चुनाव हुए थे, उन्हीं चुनाव को आधार मानकर हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सदस्य जो है संविधान सभा का प्रतिनिधित्व करता है और संविधान का निर्माण में सहयोग या अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। प्रारूप की बात करें तो किसी कानूनी दस्तावेज का वह प्रारंभिक रूप होता है। प्रारूप का मतलब है कि इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। जैसे आप आंसर राइटिंग करते हैं, जो फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप देखेंगे उसका एक प्रारूप होता है, उसका एक ढांचा होता है। उसी तरीके से क्या है, किसी भी कानून का एक प्रारूप है, तो कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप होगा, कह सकते हैं इसे। दर्शन की बात करें अगर कहेंगे, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचारों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार दर्शन को कहते हैं। और दर्शन किसी भी संविधान का, किसी भी देश के जो है कानूनों का, ठीक है, किस लिखित रूप से अगर उसके संविधान की प्रियम्बल में संविधान सभा का या संविधान सभा द्वारा उसकी या संविधान निर्माण विशेषज्ञों द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया होगा, तो उस देश का अपना जो दर्शन होगा, तो उस संविधान के में जो लिखा गया होगा उस देश के, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक या उसकी सांस्कृतिक विचारधारा और सामाजिक लोगों के अधिकार कानूनों के लिए जिस संविधान सभा का या द्वारा संविधान का निर्माण किया गया होगा, उसमें एक प्रियम्बल होगी जो कानूनी दस्तावेज को क्या करेगा, एक सार के रूप में लिखा जाता है। भारत में आप देखेंगे अगर तो वही दस्तावेज आपको दिखाई पड़ेगा। संविधान सभा का जो निर्माण संविधान करती है, संविधान का निर्माण जो संविधान सभा करती है, उसी संविधान का एक दर्शन भी है जिसे हम उद्देश्य का या प्रियम्बल कह सकते हैं। अब हम उसी उद्देश्य दर्शन की बात कहेंगे
तो ये प्रस्तावना है संविधान का पहला कथन जिसमें देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। तो इसमें आप दर्शन को समाहित करेंगे तो आप देख सकते हैं संविधान का वह पहला कथन मतलब संविधान शुरुआत होगा तो उस देश की प्रियम्बल, उस देश की उद्देशिका जो क्या करेगी, उस संविधान का प्रतिनिधित्व करेगी। जैसे वह संविधान आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है वैसे ही प्रियम्बल उस संविधान का प्रतिनिधित्व करती है। तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को क्या करेगी, स्पष्ट ढंग से कहता है। अगर बात करें देशद्रोह की बात तो देश की सरकार को उखाड़ने फेंकने की कोशिश करने को अपराध कहते हैं। तो ये देशद्रोह है। देशद्रोह कई प्रकार के हैं, हर एक देश ने इसे अपने अपने कानूनों में व्याख्यायित किया है। हम आगे बात कर सकते हैं, कुछ नीचे कथन दिए गए हैं प्रश्नावली में तो आप देखेंगे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में से की गई गलती पहचाने, इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक से लिखें। तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको हम बता चुके हैं, आप समझ लगा दीजिए। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो संविधान देश का क्या है, सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक में की गई गलती पहचाने, ठीक है, और अध्याय के आधार पर उसे ठीक करें। तो आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने ठीक है क्या अपना दिमाग खुला रखा था। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन की बात है तो स्वतंत्रता के समय से या स्वतंत्रता के बाद, ठीक नहीं, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक ही हो या नहीं। ठीक है, इस स्वतंत्रता से पहले ही भारत में क्या है, लोकतंत्र की बात होने लगी थी। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोगों की भागीदारी की बात होने लगी थी और बात ये कह दी गई थी किसमें 1862 के कानून में कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा शासन होना चाहिए। 1892 के एक्ट में भी ऐसी बात आती है। तो आप देखेंगे वित्त पर चर्चा की बात हो चाहे संविधान उस पर संविधान सभा में बोलने की बात हो, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी स्टार्ट, तो स्वतंत्रता के बाद की सवाल ही नहीं हो सकता है। तो लोग ऐसा नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पहले ही देश में लोकतंत्र हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर बात से सहमत थे। आप देखेंगे भारतीय संविधान सभा में सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात से सहमत नहीं थे। अगर सहमत होते तो गांधी जी के विचारों पर, अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों पर आलोचना जो है वाद और विवाद नहीं होता, संवाद नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिन पे संविधान सभा के सदस्यों ने कई दिनों तक डिबेट की है और अंततः बहुमत के आधार पर उन पे निर्णय लिया गया है। तो आप देखेंगे हर व्यक्ति इस पे सहमत नहीं थे, ऐसा नहीं है। जिस देश में संविधान है वहां लोकतंत्र शासन ही होगा, ऐसा नहीं है। जिन देशों में लोकतंत्र संविधान है वहां लोकतंत्र है, ऐसी व्यवस्था हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल आपको अपने पड़ोसी देश में देख सकते हैं। ठीक है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। गलत है, आपको कहा कि संविधान में पवित्र कानून है, पवित्र है, लेकिन समय के साथ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका का लोकतंत्र या लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो आप देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका, उसके पड़ोसी देशों का, स्त्री पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है। तो आप गोरे अल्पसंख्यक थे और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक, और तो आप देख सकते हैं ये आंसर इसका ठीक है, बाकी ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं शासन के प्रमुख अधिकार, शासन के प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार और देश का नाम। तो इसमें आप देख सकते हैं तो ये
देश का नाम नहीं, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो देख सकते हैं। और आगे आप देख सकते हैं संविधान निर्माण सभा में आप नेताओं और उनकी भूमिका पर मेल बैठाएं तो मोतीलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद सरोजिनी नायडू। तो आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू 1928 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। फिर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के आप इन्हें अध्यक्ष बनाएंगे और आप देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्यताएं और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के नियस के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। तो आपको मैंने जो साक्षात्कार कराया था, मध्य रात्रि के समय वो भाषण अपना देते हैं, उसमें क्या था कि नेहरू ने कहा कि ठीक है, भारत का भविष्य सुस्ताने आराम करने का नहीं है। ठीक, नए भारत के सपने किस तरीके से जुड़े हैं, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते हैं, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, वे इस कथन का भी जिक्र कर रहे थे। तो अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग चीजें लिखनी है। तो पहले स्टेटमेंट की हम बात कर सकते हैं कि नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, क्योंकि 1947 की मध्य रात्रि में जब नेहरू दिल्ली के लाल किला की प्राचीर दीवार से जब अपना भाषण दे रहे थे, उसी मध्य रात में ठीक क्या होता है, देश स्वतंत्र होता है 1947 में। तो उनका भाषण था कि अब देश की जो बागडोर है भारतीय नेताओं या भारतीय लोगों पर आ गई है, अब हमें सुस्ताने आराम करने का नहीं है। हमने जो मांग रखी थी, अंततः हमने जो सपना देखा था, उन्होंने क्या था, अतीत में एक सपना देखा था कि हम भारत को भविष्य कराएंगे, उसी अतीत के सपने को साकार होता है 1947 की मध्य रात्रि में। ठीक है, जब वो प्राचीन दीवार से, लाल किले की प्राचीन दीवार से क्या करेंगे, अपने भाषण में उसकी बात करते हैं। हम बात करेंगे नए भारत के सपने किस तरीके से विश्व से जुड़े हैं। तो देखेंगे नए भारत के सपने, ठीक है, भारत की एक अपने संविधान निर्माण करने की बात थी जब स्वतंत्रता होता है, अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना था। इसी तरीके से उन्हें क्या था, उन्हें स्वतंत्रता देनी थी और उन्हें स्वतंत्रता देने के साथ समता का भी भाव, उनके भाव जो अंतर मन में था उसको कानूनी रूप देना था, उन्हें अभिव्यक्ति देनी थी, वो इस चीज को महसूस कर सकें कि हम स्वतंत्र हैं, समान हैं और हमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिल गए हैं। इसके साथ ही विश्व के साथ जब भारत के लोगों का विकास होगा तो भारत का विकास होगा, और भारत का जब विकास होगा तब एक नए भारत का विकास होगा जो समकालीन विश्व में अपना स्थान ग्रहण करेगा। किसमें, विकसित लोकतंत्र के तहत, विकासवादी प्रक्रिया के तहत, कहाँ, विकासवादी चरण में एक विकसित अर्थव्यवस्था में अपना कदम रखेगा। ये जो है लंबी प्रक्रिया है, आज भी हम इस पे चल रहे हैं। वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे, वो संविधान निर्माताओं से शपथ चाहते थे कि वो एक ऐसे भारत का निर्माण करें, अपनी दायित्वों का निर्वहन करें जिसमें क्या होगा, भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो और सभी लोगों की अभिव्यक्ति कर सकें, सभी लोगों के जो क्या करें, नीचे वाली लाइन जैसे लिखा है कि वो अपने जो है हर व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछ सकें, उनको उनके अधिकार और उत्तरदायित्व दिख सकें। तो हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की है हर कामना आंखों से आंसू पोंछने की है। इस कथन में वो किसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें वो महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। ये लाइन उन्होंने लिखी थी महात्मा गांधी के संदर्भ में, और लिखते हैं, ठीक है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इनका आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो संप्रभुता की बात करेंगे तो आप संप्रभु देखेंगे, सरकार की और गणतंत्र की बात है, बहुबंधुत्व की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। ये आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की टर्मिनोलॉजी है। अगर हम बात करें तो इन्हें आप एक सीक्वेंस में रखिए। क्वेश्चन एक यहाँ से बनेगा और दूसरा क्वेश्चन जिस तरीके से एनसीईआरटी ने आपसे पूछा है इस तरीके से भी आप इसमें पूछ सकते हैं कि संप्रभु की बात होगी तो लोगों में क्या होगा, शासन प्रमुख का एक चुनाव होना, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, ये धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आप इसे रख दीजिए। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों की वास है, क्योंकि लोगों ने अपनी संप्रभुता संविधान में समर्पित कर दी। संविधान लोगों की संप्रभुता का क्या है,
प्रतिनिधित्व करता है तो आप संप्रभु को रख देंगे। गणतंत्र की बात होगा तो शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। तो भारतीय गणतंत्र में जो प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। तो आप देखेंगे ये क्या है? चुना जाता है, तो ये शासन के प्रमुख की बात है। अब हम बात कर सकते हैं बंधुत्व की। तो आप देखेंगे सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है। सरकार सभी धर्मों का आदर करेगी, लेकिन भारतीय संविधान में किसी धर्म का बढ़ावा देने के लिए कोई बात नहीं की गई। वो सभी धर्मों के लिए कल्याण की बात करेगी, सभी लोगों के धर्मों के सम्मान की बात करेगी, उनकी भावनाओं का सम्मान और आदर करेगी। ऐसी बातें की गई हैं। हम आगे बात करें, देखेंगे कुछ दिन पहले आप बात कर सकते हैं, प्रश्नावली में है, आप इसे समसामयिक में अपने उत्तर आंसर राइटिंग में इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आंसर में से कुछ चीजें निकालकर अपने आंसर राइटिंग में देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लिखेंगे। कुछ दिन पहले आपने नेपाल में से आपके एक मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा और अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नए गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नए संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। आप देख सकते हैं पहली बात हुई थी। तो आप ये क्या है, आप एक पत्राचार के माध्यम से या इसे कह सकते हैं कि आपको क्या है, आपको देश की शासन व्यवस्था बारे में जानकारी मिल रही थी। तो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही थी, राजा द्वारा मत संशोधन करके चुने प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक ऐसी बात हो रही थी। तो आप देखेंगे तो विश्व में कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं। एक देश में लोकतंत्र है, पड़ोस में राजतंत्र है। इस राजतंत्र के खिलाफ बाकी पार्टियां जो है आंदोलन शुरू कर देती हैं, लोगों का समर्थन देते हैं। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजतंत्र की समाप्ति में लोगों द्वारा चुने हुए शासन या लोगों द्वारा लोगों का शासन लोगों द्वारा चुना हुआ आना चाहिए। ऐसा हर देश के लोगों की अपनी एक वो होती है कि हमें लोकतंत्र चाहिए, चाहे वो म्यांमार रहा हो, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे चाइना रहा हो। चाइना ने हालांकि हर बार लोकतंत्र को दबाने के लिए अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतंत्र संविधान बनाने के लिए क्या करेंगे, नए संविधान सभा को गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो आप अपनी राय दे सकते हैं कि गणतंत्रात्मक संविधान कैसा होना चाहिए। अगर आप भारतीय संविधान के तहत आते हैं, भारत देश के तहत आप गणतंत्रात्मक संविधान की बात करते हैं या विश्व के किसी अन्य देश के गणतंत्र की बात कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं उस देश के आधार पर उनको राय बताइए कि आपके यहाँ कैसा होना चाहिए। आप इस पर डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। पहली की बात कर सकते हैं, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया है। आप देखेंगे इस पे आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों के समय उपहार में हमको क्या मिला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली थी। कि उन्होंने भी लोकतंत्र की शुरुआत आप देखेंगे अंग्रेजों के समय ही स्टार्ट हो चुकी थी। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कुछ हद तक भारतीयों को अधिकार देना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 1935 में अधिनियम के तहत काफी हद तक लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन हो चुके थे, लेकिन उनमें उनका प्रभाव या प्रभुत्व तब भी स्थापित था, इसीलिए उसे बिना चेक और ये बात की गई थी। हम देखेंगे कि हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वो 1923 की बात हो, चाहे फिर वो आने वाले 1900 अधिनियम की बात हो, 1923 की बात हो, 1935 की बात हो, 1937 में जो चुनाव हुए थे उनकी बात हो, आप देख सकते हैं कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में क्या था, व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया था। आप देखेंगे 1924 में विठल भाई पटेल ब्रिटिश प्रांतीय असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। आप देख सकते हैं असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। आप देख सकते हैं हमारी स्वतंत्रता संग्राम ने
औपनिवेशिक शासन और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी ना दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ठीक होना ही था। तो हम देख सकते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में संवैधानिक या औपनिवेशिक शोषण और प्रांतीय लोगों को बात कर सकते हैं। प्रांतीय लोगों की बात होगी तो प्रांतीय, ठीक है, भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी ना दिए जाने का विरोध किया है। ठीक है, ऐसे में स्वतंत्र व्यवस्था को लोकतांत्रिक होना ही था। तो बात कर सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम हुआ औपनिवेशिक शोषण के कारण। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में भारतीयों द्वारा अपने जो है औपनिवेशिक शासन की स्वीकार किया गया। आप देख सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि हमें अधिकार देंगे, हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत थी। उन्होंने धीरे धीरे यहाँ क्या, ठीक है, चीजों को जो है आयातित जो है निर्यात करना शुरू किया ब्रिटेन में। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया है। ठीक है, तो हमारे आंदोलनकारियों ने क्या हुआ, औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई, उनके लिए विरोध किया, किसका, औपनिवेशिक सरकार का। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था, जो नेहरू ने एक सपना देखा था अतीत में, वही सपना है ये। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में नहीं थी। हम देखेंगे हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। ठीक है, अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं का महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना, ठीक है, क्या लोकतंत्र का ना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो आप बात कर सकते हैं, यहाँ छिपा हुआ आंसर पाकिस्तान की तरफ निशाना था जो है साधा गया है। तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। वो भी राष्ट्रवादी थे, जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो सकता तब तक सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलनकारी, चाहे वो जिन्ना हो चाहे वो नेहरू रहे हों, क्या थे, सभी राष्ट्रवादी थे। लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण करा के ही छोड़ा। तो आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है कि भारत में भारत के लोगों द्वारा शासन हो और उसमें शासन या जिसे कहें अलग अलग इंस्टीट्यूशन या सैन्य की क्या भूमिका हो। ठीक है, लोकतंत्र में सैन्य तंत्र की भूमिका को सीमित कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो जनसेवक है, जनसेवक ही, ठीक है, जिसे बोला जाता है कि राष्ट्र का सेवक है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो जनसेवक की भूमिका को स्वीकार किया गया है। तो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के अंश को पढ़ें। ठीक है, 1912 में एक प्रकाशित है, लेख है, देख सकते हैं इसमें कि विवाहित महिलाओं के आचरण पुस्तक के अंश पढ़ें। इस पुस्तक के अंश को आप कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए मेरा से इन चीज को डालने का अंश ये है कि आप इस चीजों को समझ सकें, समझने के साथ आपकी आंसर राइटिंग में ये बेहतर कर सकेंगे। तो देखिए, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी में आपको 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के आचरण, ठीक है, कि पुस्तक के अंश को पढ़ें। ऐसा आपने अभी कहीं तक नहीं पढ़ा, लेकिन आपको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है। लिखा है, ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। देखिए, जेंडर की बात उकेरी जा रही है, कैसे कैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ईश्वर ने औरत जाति को क्या है, शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी न्याय योग्य नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के तो कभी पति के तो कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात को अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने
आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं? क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं? क्या ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? यहाँ से तो दो चीजें हैं, एक तो आपका क्वेश्चन बन सकता है क्या मेंस आंसर राइटिंग में, दूसरा आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 1912 में एक विवाहित महिलाओं के आचरण की बात है। पहले तो यहाँ जेंडर के आधार पर क्या हुआ, महिला पुरुष के रूप में विभाजन कर दिया गया कि आप महिला हैं और हम पुरुष हैं। भारतीय समाज में कह दिया है, भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देखेंगे कि इन्हें ज्यादा शारीरिक रूप से ऐसा महिलाओं को जन्म से ही सिखा दिया जाता है कि आप शारीरिक रूप से नाजुक हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति अगर ना मुस्कुराए तो समाज के लोग कहेंगे ये किसी को देखकर मुस्कुराता ही नहीं है, इसके अंदर कोई भाव ही नहीं है। अगर वही महिला होती तो वो मुस्कुरा दे तो क्या होगा, ये देखो हर किसी को देखकर मुस्कुराती रहती है, इसका मतलब इसके अंदर अच्छे गुण नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक का मुस्कुराना समाज के लिए अच्छा है, एक के मुस्कुराना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जेंडर के आधार पर विभेद किया गया है। दूसरी बात हम कह सकते हैं भावनाओं के आधार पर, इमोशंस, जब हम जैविक रूप से सभी लोग समान हैं तो भावनाएं जितनी महिलाओं में भी हैं उतने ही पुरुषों में ही होती हैं। ठीक है, पुरुषों के क्या है, शुरू से ही उन्हें क्या है मजबूत बनाया जाता है। एक पुरुष या एक बच्चा खेलते हुए गिर जाता है तो कहता है कि शेर गिर जाए तो रोता नहीं है, और एक वही महिला गिर जाए तो कहते हैं कि ये हमेशा गिरती ही रहती है। ठीक है, इसका चोट लगना ही है। ठीक है, ठीक, तो ऐसा उनमें विभेद शुरू से बनाया जाता है। दूसरी बात, उन्हें आत्मरक्षा के योग्य नहीं बनाया गया। मतलब आप देखेंगे आत्मरक्षा, महिलाओं के अंदर ये भावनाएं शुरू से भर दी गई हैं कि आप स्वयं अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकती हैं, आप किसी संरक्षण में ही रह सकती हैं, किसी के दिशा निर्देशों के आधार पर भी आप अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं। और देख सकते हैं इस आधार पर उनके ये एक मानसिक कैसे क्या सकते हैं, ब्रेन वो होता है, ब्रेन सब जिसे कह सकते हैं कि उन्हें ब्रेन डैमेज कह सकते हैं, डैमेज तो नहीं कहेंगे, जिसे मानसिक रूप से उनके ब्रेन वाश किया जाता है, ब्रेन वाश कह सकते हैं। तो उन्हें ये शुरू से ही जब वो छोटी होती है तो छोटे छोटे उसके अंदर ये ब्रेन वाश के रूप में किया जाता है। जैसे टेररिस्ट को कह सकते हैं कि ब्रेन वाश की जो ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही भारत के समाज में महिलाओं के लिए जो पितृसत्तात्मक समाज महिला के लिए एक ट्रेनिंग करता है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, तो ये सभी ट्रेनिंग चल रही है। दूसरा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में या उनकी सेवा के लिए या उनके शारीरिक सुखों को पूरा करने के लिए मौका दिया है या भाग्य दिया है, कभी पिता के रूप में तो कभी पति के रूप में तो कभी पुत्र के रूप में। इसके लिए आप भावनाओं को निराश होने की जगह इस बात को अनुग्रहित करें। अब उन्होंने बोला है कि आप इसमें निराश ना हो, आप इस बात को खुशी होकर जो है इस बात को स्वीकार कर लें कि हमें किसी के लिए बनाया गया है। ठीक है, हमें किसी की सेवा के लिए बनाया गया है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं एक भारतीय समाज में एक भारतीय महिला के लिए एक भारतीय पुरुष ने ही क्या किया है, गढ़ी हुई एक षड्यंत्र या गढ़ा हुआ एक षड्यंत्र है जो पर्दे के पीछे चलता है। इसे आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, इसे आप सोशल जस्टिस में से सोशल इशू में लिख सकते हैं, महिलाओं के संदर्भ में लिख सकते हैं, ऐसे में उतार सकते हैं। ठीक है, अपने समाज में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय को करते हुए जब आप लिखेंगे तो आप दिखाएंगे कि भारतीय संविधान स्त्री और पुरुष के लिए ही जेंडर विभेद को नकारता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान में महिलाओं को भी उतने ही अधिकार दिए गए हैं जितने पुरुषों को दिए गए हैं। समय के साथ साथ इसमें लड़ाइयां लड़ी गई। भारत बस पहला ऐसा देश है जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग दिया गया है। भारत के बाद विश्व के अन्य देशों में भी मताधिकार का प्रयोग मिला है करने को, लेकिन काफी हद तक बात वो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में हम आगे बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप सहमत हैं, अपने कारण भी बताइए। पहला, ठीक, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। आप इसमें अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के
बराबर की बात की गई है। दूसरा, संविधान बताता है कि संविधान शासन के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। और आगे बात करें, नागरिकों के अधिकारों और सरकारों की सत्ता की सीमाओं का उल्लंघन भी संविधान में स्पष्ट रूप से है। और संविधान संस्थाओं की चर्चा भी करता है, उनको नागरिकों के अधिकार और सॉरी एक मिनट, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। आप देखेंगे संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, ठीक है। आपने इंस्टीट्यूशंस की बात पढ़ी, उनके मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ उत्तर लिखेंगे उसका और आंसर राइटिंग करेंगे। आपको ये चीजें बतानी है, अपनी आंसर राइटिंग में टिप्पणी लिख सकते हैं। 150 वर्ड या 100 वर्ड में से आप लिखने की कोशिश करें और इन्हें मॉडिफाइड करके यूपीएससी के आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आप हम बताएं, पहला एक आंसर हम मॉडिफाइड कर रहे हैं यूपीएससी के आंसर क्वेश्चन के रूप में कि वर्तमान समय में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के संविधान में जो धाराएं दी गई हैं वो उनकी हैसियत किसी अन्य कानूनों के बराबर हैं? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए या चर्चा कीजिए। दूसरा भी बता देते हैं कि क्या आप इस राय से सहमत हैं कि हमारा संविधान बताता है कि शासन व्यवस्थाओं के विभिन्न अंगों का गठन किस तरीके से होगा, या ये संविधान की जो विभिन्न अंगों के गठन की प्रक्रियाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं। तीसरा, नागरिक अधिकारों और सरकार की सत्ताओं के उल्लेख जो इस संविधान में स्पष्ट रूप से है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्ति के अधिकार और उत्तरदायित्व की जो है नियम रेखाएं तय की गई हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ताओं की सीमाओं का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं? चर्चा कीजिए। आखिरी क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभाओं की चर्चा करता है, उनका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संविधान जिन संस्थाओं की चर्चा अपने संवैधानिक धाराओं में करता है, उनका संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आप इन आंसरों को इस रूप में सोचें और लिखने की कोशिश करें। ठीक, आपको सीधे सीधे जो आंसर दिख रहे हैं वो आपको यूपीएससी के आंसर क्वेश्चन दिखने लगेंगे। आंसर लिखने की कोशिश करें और संविधान संस्थाओं संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की मांग से संबंधित अखबारों को ध्यान से पढ़िए। किसी एक विषय पर, जैसे संसद विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के विषय पर छवि खबरों पर गौर कर सकते हैं कि क्या इस पर कोई सवाल, कोई सार्वजनिक चर्चा हुई थी। और आप देख सकते हैं कि संशोधन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं और संविधान संशोधन पर विभिन्न दलों की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किसी कानून पर किसी राजनीतिक पार्टी के संविधान की क्या विचार हैं और लोगों के क्या विचार हैं, विभिन्न वर्गों के क्या विचार हैं। आप उस पर पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अपने सोशल इशू, अपनी सोशल जस्टिस, ई गवर्नेंस और पॉलिटी के सेक्शन में समसामयिक विषयों पर उन अंशों को जोड़कर कंटेम्प्रेरी विषयों पर आंसर राइटिंग करने के बाद आपको वो विषय महत्वपूर्ण काम आएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने चैप्टर खत्म किया। आप इस चैप्टर को पढ़ें ध्यान से और इस पे वर्क करें। आपको इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से आपको पॉलिटी के सेक्शन के तहत, ठीक है, सोशल इशू के तहत, सोशल जस्टिस के तहत, ई गवर्नेंस के तहत आपको मैंने चीजें बताई हैं, आपको इनका एप्लीकेशन करना है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे, चुनावी राजनीति चैप्टर 4 में। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।